क्लास 11 केमिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आइए हम देखते हैं और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए होगा। आपका एग्ज़ाम 17 से शुरू होने जा रहा है। हमें आशा है कि आप लोग अपनी पूरी मेहनत लगा के तैयारी कर रहे होंगे और ये तैयारी फ्रूटफुल होगा और आप 12 में जाओगे। उसके बाद 12 की तैयारी आप करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आइए तो देखते हैं पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आपके सामने चार रिएक्शंस दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन वैसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं हो रही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए ये देखना होगा कि किसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेहनत करो। यहाँ देखो, आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना जानते हो। ऑक्सीजन का यहाँ देखिए -2 होता है, तो इसका नेचुरली +2 होगा। हाइड्रोजन 0 होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जा रहा है -2 में, ठीक है, जबकि कॉपर जा रहा है 0 में। तो इसका मतलब कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आए Fe2O3। Fe2O3 में आप नहीं हो तो निकाल लो इसको। Fe2O3 इसमें ऑक्सीजन का आपको मालूम है -2 होता है, आयरन का आप मान लो X, तो ये हो जाएगा 2X प्लस -6 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू क्या होगा, 6 को इधर ले जाए तो ये +6 हो जाएगा और 2 को नीचे लाएं। X इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 को इधर लाएं +3। ठीक है, यहाँ पर ये है +3 स्टेट में, जबकि ये है 0 स्टेट में। यहाँ भी रिडक्शन की क्रिया हो रही है। ठीक है, पोटेशियम का देखें। पोटेशियम का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कांस्टेंट होता है और वो इक्वल होता है +1 के। आपको भी मालूम होगा कि अल्कली मेटल्स के जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं हमेशा यूनिवर्सली +1 होता है, कभी ये बदलता नहीं है। F2 यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि यहाँ पर देखें कि फ्लोराइड -1 और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इस केस में देखें, क्लोरीन -1 और बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, हमेशा कांस्टेंट +2 है। तो यहाँ पर भी बेरियम का +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो ये 8, ये सल्फर का हो जाएगा +6। आप निकाल सकते हो सल्फर का। यहाँ पर बेरियम का +2 होता है, सल्फर को X आप मानो। यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2। आप जानते हो कि जब भी ऊपर हम लिखते हैं तो वो पर एटम का वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर के लिए लिखते हैं। × 4 इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो X का वैल्यू आपको क्या आएगा, X -8 + 6 -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो यहाँ भी S का +6 है और H2SO4 में भी आप निकाल सकते हो। H2SO4 में क्या होगा, यहाँ देखिए ना, ये -2, तो 4 × 2 = -8 हो गया और हाइड्रोजन का होता है +1। 2 हाइड्रोजन है तो +2, तो -8 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर +6। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट है। यहाँ देखिए -1 +1। ठीक है,
इसका मतलब कि इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, जिसमें रेडॉक्स की क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। एक दूसरे सवाल की ओर आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फॉस्फोरस फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें फॉस्फोरस के रेफरेंस में, फॉस्फोरस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ आपके ऑप्शन है, फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग रिडक्शन ओनली, सेकंड अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ओनली, एंड थर्ड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक है। इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ देखिए, इसको बताने के लिए भी आपको ये देखना होगा कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखें, फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि राइट हैंड साइड में एक हाइड्रोजन का -1 होता है, 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल न्यूट्रल करने के लिए फॉस्फोरस का यहाँ हो जाएगा 3+, जबकि इस केस में आप फॉस्फोरस का निकाल लो। हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 प्लस फॉस्फोरस का आपने माना x, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपको x, और ये -4 इसको लिख लो, +2 -4 इज इक्वल टू 0, और x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको +2 आया, जबकि ये +1 होता है हाइड्रोजन का, सॉरी +1 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पर इस केस में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब कि ये रिडक्शन की क्रिया हो रही है, जबकि इसके सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा कि फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। बहुत सिंपल सा सवाल है कि इसमें H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, H2SO5 में। तो इसको समझने के लिए बेटर होगा कि थोड़ा इसका स्ट्रक्चर हम देख लें। ये हुआ सल्फर, ऑक्सीजन 5 है, 2 ऑक्सीजन सल्फर से डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, ठीक है। और इसमें जो 2 ऑक्सीजन होते हैं वो पेरोक्साइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, समझे। और एक यहाँ देखिए OH के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आप भी जानते हो कि जब पेरोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और रेस्ट केसेस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअल -2 होगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो x +1 × 2 प्लस यहाँ 3 ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 3 प्लस 2 ऑक्सीजन का -1 होता है, -1 × 2, और टोटल मॉलिक्यूल देखिए न्यूट्रल है, जिसके ऊपर चार्ज है 0। तो हम क्या करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x + 2
और ये हो गया -6 -2 इज इक्वल टू 0। -2 ये क्या हो जाएगा, x +2 -8 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल 0 लेवल से सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं। ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू आ जाएगा +6। ठीक है, तो H2SO5 में आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6। द करेक्ट ऑप्शन विल बी C। ठीक है, अब देखें एक ये सिंपल सा सवाल है। इन Ki3 को हमने यहाँ लिखा। ठीक है, पोटेशियम का जब भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। तो ये +1 3 आयोडीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे भी सिंपल सी बात है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 पर क्या हो जाएगा, -1/3। समझे, इसको अकॉर्डिंग टू रूल भी आप निकाल सकते हो। बड़ी सिंपल सा सवाल है। एक आई का आप मान लो x, तो ये हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा C। ठीक है, चलिए अपने खुद बनाते रहो आप लोग, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है ClO4- में। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप मान लें x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 × 4। अब हम आयनिक स्पीसीज के केस में क्या करते हैं, टोटल सम जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर का उसको हम इक्वल टू में लिखते हैं -1। तो ये हो गया x -8 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 8। ये राइट साइड जाएगा तो +8 हो गया, -1 इज इक्वल टू +7। इसका मतलब कि x का वैल्यू होगा +7। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज B। समझे। नेक्स्ट टाइम, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। मास नंबर 2 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। ट्राइटियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें मास नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1। मास नंबर को कैसे हम लिखते हैं, मास नंबर दैट मीन्स A इज इक्वल टू P+N और नीचे होता है आपका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू P। ठीक है, तो इसमें निकालना है कि किस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ तो भाई इस केस में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। क्योंकि यहाँ देखिए मास नंबर A इज मास नंबर, ये जो ऊपर है उसको बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, और P इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। P को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, N को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो इससे, इस फॉर्मूला से N का वैल्यू हम निकाल सकते हैं A - P। A कितना है, मास नंबर कितना है 3, देखिए 3, और ये Z एटॉमिक नंबर है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1 है। तो 3 में से 1 हमने माइनस किया, ये आया 2। जबकि इस केस में देखिए मास नंबर ऊपर दिया गया है और एटॉमिक नंबर नीचे दिया गया है। तो 2 में से 1 आप माइनस करोगे तो इसके लिए 1 आएगा। और प्रोटियम को कैसे लिखते हैं, प्रोटियम को लिखते हैं, इसका मास नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। ये हो गया मास नंबर एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। दिस Z इज इक्वल टू
P, A है आपको 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। ग्रुप 1 के मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के मेटल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये अल्कली मेटल्स कहाँ रहते हैं ये थोड़ा देख लें। हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप होता है। द फर्स्ट वन इज ग्रुप 1 एंड सेकेंड वन इज ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। ये इसलिए बता दे रहे हैं कि कौन जानता है इससे रिलेटेड MCQ आ जाए। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर के साथ कंबाइन करके अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, ग्रुप 1 के एक एलिमेंट सोडियम को NaOH के सोडियम H2O के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ 2Na है, 2H2O, तो 2NaOH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्लस H2। दिस इज अल्कलाइन इन नेचर। तो चूंकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, दिस आर मेटल्स, एलिमेंट्स वाटर के साथ कंबाइन करके अल्कली सॉल्यूशन देते हैं, इसीलिए हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी मालूम है आपको कि ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। याद रखेंगे, अच्छी बात है, ये सब मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होने के कारण ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मीन्स ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन नंबर। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का यूनिवर्सल ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑलवेज, हमेशा ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? इसलिए कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो NS2 होता है, जिसके कारण हमेशा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट सम हमारा कहता है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वेरी इजी क्वेश्चन। Na2CO3 इंटू सोडियम कार्बोनेट, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 मॉलिक्यूल होता है। इससे करीबी एक क्वेश्चन और समझ लें, NaHCO3 जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ये भी आप अपने जानकारी के लिए याद रखें। हालांकि ये सब बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। बहुत सिंपल सवाल, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक ग्रुप 13 किस में आता है? ग्रुप 13 आता है पी ब्लॉक एलिमेंट में। पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने से कितने ग्रुप आते हैं? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? इसका होता है NH2
NP126। ठीक है। अब इसमें देखें, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ग्रुप 13 में क्या होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP1। ठीक है, 13 ग्रुप का NS2NP1, 14 का NS2NP2। हालांकि यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा A। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, साइक्लोहेक्सेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12। साइक्लोहेक्सेन जिसका स्ट्रक्चर होता है आप जानते हो, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे कंपाउंड जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो और रिंग स्ट्रक्चर हो, दीज आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे बेंजीन के केस में क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर कुछ इसी से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। और अल्कीन्स में जानते हैं वैसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, दैट इज अल्काइंस। और अल्कीन में क्या होता है, अल्काइंस में जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो, दीज आर अल्काइंस। जहाँ कुछ नहीं है मीन्स हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, सबका जनरल फॉर्मूला भी आप लोग याद रखें तो बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला, यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें क्या है? तो बेंजाइल अल्कोहल, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि ये होता है आपका फिनॉल। व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, दिस इज फिनॉल। और यहाँ देखिए, इट इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। 13 क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला, एनिलीन किसको बोलते हैं, एमिनो बेंजीन को। बेंजीन ग्रुप में जब NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप अटैच्ड रहे, दैट इज एमिनो बेंजीन, और इसी एमिनो बेंजीन को हम बोलते हैं एनिलीन। देखिए C6H5NH2, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ये रहा बेंजीन, बेंजीन में NH2 ग्रुप अटैच्ड रहे तब होगा एनिलीन। समझे? यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन में NO2 ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, इट इज नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, जबकि ये हो गया आपका एनिलीन। और इसको देखें तो ये साइक्लोहेक्सेन एमीन हो गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन किसको बोलते हैं, कार्ब कैटाइन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कार्ब एनाइन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स वैसा स्पीसीज जिसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड कार्ब एनाइन। तो क्लियरली इन सबों में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, इट इज कार्ब एनाइन। नेम द कंपाउंड ए इन फॉलोइंग रिएक्शन। दिए गए रिएक्शन में आपको कंपाउंड ए क्या है, इट इज कंपाउंड ए, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये दिखाना है। तो ये इसको बोलते हैं प्रोपीन।
प्रोपेन में देखें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड जो कि कॉमन नेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है हमारा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो राइट पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है और लेफ्ट पार्ट पॉजिटिव पार्ट है। तो यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और 1 और 2 नंबर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो जब भी डबल बॉन्ड हो आप जानते हो कि यहाँ एडिशन रिएक्शन होगा, हियर एडिशन रिएक्शन अकर्स। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है। तब सवाल ये आता है कि एडिशन रिएक्शन कैसे होगा। तो आप जानते हो कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो लाइक प्रोपीन, प्रोपीन में जब अल्काइल हैलाइड का एडिशन होता है तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है, हैलाइड पार्ट होता है, वो उस कार्बन के साथ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ऑब्वियसली ये जो Cl माइनस है ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा कार्बन नंबर 2 के साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ। तो कार्बन नंबर 2 के साथ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ देखिए H को हम नीचे लिख रहे हैं, ये हो गया Cl, ये CH2 पहले से था, यहाँ पर और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और एडिशन के कारण क्या होगा? यहाँ जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड टू गिव, यहाँ क्या देगा कंपाउंड, क्या देगा जी? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू, यहाँ एडिशन क्या होगा? एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, M रूल हम लिखते हैं यहाँ पर, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, चलिए, which of the following gas is formed when sodium acetate is heated with soda lime? सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम, the mixture of NaOH and calcium oxide is called सोडा लाइम। सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को कहते हैं, लेकिन इसमें एक्टिव कंपोनेंट NaOH ही होता है। तो सोडियम एसीटेट, इट इज सोडियम एसीटेट, CH3COONA। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हम हिट कर रहे हैं। यहाँ हम देखें NaOH, एक्टिव कंपोनेंट NaOH ही होता है, ऊपर आप लिख दो NaOH प्लस CaO। ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि सोडा लाइम क्या होता है। ठीक है, इसको आपने हिट किया तो क्या बना? यहाँ देखिए Na2CO3 माइनस हो गया, माइनस Na2CO3, Na2CO3, CO 2 ठो ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ठो यहाँ है, बाद बाकी आपका क्या बच गया? CH3H, दैट इज CH4, ये होगा मीथेन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट आए, नाइट्रोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बेंजीन से प्रिपेयर किया जा रहा है।
तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने में कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं? हम रिएजेंट यूज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड H2SO4। इस मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट, नाइट्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इसमें HNO3 क्या करता है? NO2 प्रोवाइड करता है, NO2 प्लस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है। यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में ऐड होकर नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। और आपका इससे रिलेटेड इक्वेशन क्या हो जाएगा? हालांकि यहाँ पूछा नहीं गया है, आप देख लो। यहाँ समझने के लिए H सभी कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन है, समझने के लिए एक पर H हमने रखा। ठीक है, और सिंपल सा विदाउट मैकेनिज्म हम चल रहे हैं। इसको आप रखो HONO2, तो यहाँ से ये इसको निकाल लें, NO2 प्लस होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। ठीक है, तो ये जो NO2 ग्रुप होगा यहाँ आके ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टू गिव नाइट्रोबेंजीन एज द फाइनल प्रोडक्ट, नाइट्रोबेंजीन एज द फाइनल प्रोडक्ट। समझे? नेक्स्ट है द कन्वर्सन ऑफ बेंजीन इनटू टॉल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बड़ी जाना पहचाना रिएक्शन है। यहाँ पर आपके सामने है बेंजीन, हियर वी हैव बेंजीन, देखिए ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। इसको हम रिएक्शन करा बेंजीन टू टॉल्यूइन, बेंजीन से टॉल्यूइन कैसे बनता है? इसको हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन को अल्काइल मिथाइल क्लोराइड के साथ। ये रहा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन दे देते हैं, क्योंकि बेंजीन के सभी कॉर्नर्स पर एक हाइड्रोजन होते हैं। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो क्या होता है? ये H और ये Cl यहाँ से माइनस हो जाता है HCl, और ये CH3 ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है टू गिव मिथाइल बेंजीन, एंड दिस मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड टॉल्यूइन, इट इज टॉल्यूइन। ठीक है, हियर वी हैव, यहाँ पर हमें बेंजीन दिया गया है। बेंजीन को क्या हमने कराया? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया। इट इज़ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो HCl माइनस हुआ और हमारा टॉल्यूइन, इसको हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। मिथाइल बेंजीन हमारा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इस रिएक्शन को दिस रिएक्शन वाज गिवन बाय फ्रीडल क्राफ्ट, इसीलिए इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर बेंजीन में हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज द केस लाइक दिस, यहाँ पर बेंजीन हमने बनाया, यहाँ एक हाइड्रोजन को दिखाया और ये एसिटाइल क्लोराइड CH3 CO CH3, इट इज एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। क्या होगा मेरा? ये हाइड्रोजन ये Cl के साथ बाहर हो जाएगा और इधर से CO साइड से यहाँ बेंजीन में एसिटाइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा टू गिव द प्रोडक्ट लाइक दिस। इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा।
COCH3, इट इज एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम है एसिटोबेंजीन और एसिटाइल बेंजीन। तो यहाँ हम दो चीज़ें देखें। फर्स्ट वाले रिएक्शन में CH3 ग्रुप मीन्स अल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इन जनरल केस में अल्काइलेशन, इस केस में मिथाइलेशन भी आप कह सकते हैं। कहते हैं ऊपर वाले केस को फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जबकि नीचे वाले केस को, नीचे वाले रिएक्शंस को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये आपको 12 में भी पढ़ने को मिलेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरूर पढ़ना इसको। ठीक है, समझ गए? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके कारण बेंजीन टॉल्यूइन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आए द यूपेक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड CH3 CH CH2 CH2OH। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले नेमिंग कर लें। ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को 1 2 3 4 4 कार्बन है। इसका मतलब कि ब्यूटेन तो क्लियर है। अब देखें तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ 3 मिथाइल। पहले कार्बन से अल्कोहल है, तो 1 ऑल। द करेक्ट ऑप्शन इज 1। समझे? इस तरह का आप अपने से भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में बिना किसी नर्वसनेस के, एकदम पूरे इनकरेजमेंट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, कभी घबराएं नहीं। जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। और आपने जितना मेहनत किया है, अपने आप पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते चलिए। बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। हम आशा करेंगे कि आप बहुत जल्दी अपने 12 में जाओगे और 12 का रिजल्ट हमें बताएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल, विथ बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।